हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर के बारे में। इससे सेकंड लेक्चर में जो हमने बात की थी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं जनरली, और उनको किसी भी डिजिट में आप किस तरीके से काउंट करेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा हमारा जितने भी केमिकल्स के लॉज होते हैं, जितने भी केमिकल लॉज प्रेजेंट हैं उनको डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे सपोज अगर आप बात करें कोई एलिमेंट है आपके पास, और जब एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, एलिमेंट जब कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो कंपाउंड के फॉर्मेशन करने में एलिमेंट किस रेशो में कंबाइन हुए हैं, ठीक है, या उनका जो मास है वो किस रेशो में कंबाइन हुआ है, रेशो किस टाइप का है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम केमिकल लॉज में। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 लॉज डिस्कस कर रहे हैं आज, और सबसे पहला जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो करते हैं डिस्कस। तो केमिकल लॉज जो हैं हमारे, उसमें सबसे पहला जो लॉ है वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जनरली ये लॉ है क्या, देखिए अगर कोई एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, जैसे सपोज हमारे पास कोई 2 एलिमेंट हैं, एक ए एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है बी। ये कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद इन्होंने कोई केमिकल रिएक्शन दी और जिसमें प्रोडक्ट क्या बना आपका ए बी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो एलिमेंट का मास है, जनरली ये जो रिएक्टेंट है आपके ए और बी, इनका मास रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी इनके मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, अगर हम सपोज लेट करें कि इसका जो मास है ए और बी का वो x ग्राम है, तो आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना है उसका मास भी कितना होना चाहिए, x ग्राम। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसे डेफिनेशन क्या है इसकी। जनरली ये जो लॉ था वो दिया था एंटनी लाइवोइजर। ये सारी चीज़ें 17वीं सेंचुरी के आसपास की हैं, बहुत पुराने लॉज हैं, कोई नया लॉ नहीं है इनमें। ठीक है, तो अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो लिख सकते हैं आप इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ रिएक्टेंट is always equal to the mass of product। हमेशा क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। जैसे सपोज कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है आपकी, ए प्लस बी से बन रहा है आपका कोई प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पर पी। ठीक, तो यहाँ इनका जो मास होगा, ए और बी का जो मास होगा, सपोज वो x ग्राम है, तो पी का भी मास क्या होगा, x ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है, मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, इसे का एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि जो भी गिवन इक्वेशन है उस क्वेश्चन में वो इस लॉ को ओबे करती है या ओबे नहीं करती। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि 1.5 ग्राम ऑफ एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन and formed 4.4 gram of CO2 and 2.7 gram of H2O. Prove that, so that this equation obey
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, यह हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है हमें कि जो भी डाटा दिया हुआ है, जिस भी इक्वेशन का डाटा दिया हुआ है, क्या वो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है या नहीं करती। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1.5 ग्राम ऑफ एथेन बर्न हो रहा है विद ऑक्सीजन। तो अगर आप एथेन की फॉर्मूले की बात करें तो एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 और ये बर्न हो रहा है विद ऑक्सीजन। ठीक, फॉर्म्ड क्या क्या हो रहा है आपका CO2 एंड वाटर H2O। क्लियर। तो पहले तो हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ऐसे। तो बैलेंस के लिए क्या करोगे आप, बैलेंसिंग का रूल है, सबसे पहले आप कोई भी अगर अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है आपके पास तो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं मेटल को, उसके बाद सेकेंड स्टेप में बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को, नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को और फोर्थ मेटल में बैलेंस करते हैं हम हाइड्रोजन को। तो फिलहाल यहाँ मेटल तो कोई है नहीं, नॉन मेटल है हमारी कार्बन। तो सबसे पहले हम यहाँ बैलेंस करेंगे कार्बन को। तो कार्बन के कितने एटम है आपके, इधर 2 और यहाँ पर कितने एटम है 1। तो इधर आप 2 लगा देंगे तो कार्बन कितना हो गया आपका, बैलेंस हो गया। ठीक, थर्ड स्टेप में बैलेंस करेंगे आप, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है लेकिन ऑक्सीजन को थर्ड स्टेप में बैलेंस किया जाता है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम, तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 2 4 और 1 5 और इधर कितने हैं 2। ठीक है, तो हम दोनों तरफ 14 कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। अगर कंप्लीट बैलेंसिंग की बात करें इसकी, यहाँ पे 6 और यहाँ जाएगा 7। यह है बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसकी। ठीक है, अब इस रिएक्शन से क्या आप पता कर पा रहे हैं कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो 2 मोल एथेन है वो 7 मोल O2 से रिएक्शन कर रहा है। भाई 2 मोल ऑफ एथेन रिएक्ट विद 7 मोल ऑफ O2। ठीक है, और फॉर्म क्या हो रहा है, 4 मोल ऑफ CO2 एंड 6 मोल ऑफ H2O। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 2 मोल C2H6 फॉर्म रिएक्ट विद कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, वो 7 मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है। कितने मोल, 2 मोल C2H6। अब बात यह है कि जो C2H6 है वो हमारे पास है 1.5 ग्राम, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो 1.5 ग्राम में कितने मोल्स होंगे वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। आपको फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एथेन का मास हमारे पास दिया हुआ है 1.5 ग्राम। ठीक है, एथेन का मोलर मास भी हम जानते हैं, निकालना क्या है हमें, उसके मोल निकालने हैं। कितने मोल हैं 1.5 में, तो मास है आपका 1.5 और मोलर मास होता है C2H6 का। अगर आप C2H6 की बात करें तो C2H6 ये है। अब इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, आपका एक कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन का कितना होगा 24। तो 2 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन और एक का होता है 1, तो यह जाएगा आपका 30। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/20। किसके मोल आए ये, C2H6 के। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल है और गिवन डाटा के अकॉर्डिंग कितने मोल हैं C2H6 के, 1/20। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे अब कि 1/20 मोल C2H6 में से कितने O2 रिएक्ट करेंगे। तो 2 मोल में कर रहे थे 7 मोल, तो 1/20 मोल में कितने करेंगे, 7 × 1/20 × 1/2, यह आ जाएगा आपका 7/40 मोल। 7/40 मोल। तो इतने मोल आ गए किसके, O2 के। क्योंकि हमारे पास C2H6 का मास दिया हुआ था, हमें इसका भी मास दिया हुआ है 4.4 ग्राम और हमें H2O का मास भी दिया हुआ है 2.7 ग्राम। हमने सब करा क्यों, क्योंकि हमें O2 का मास नहीं दिया हुआ था, लेकिन कुछ डाटा है जिसकी हेल्प लेके हम क्या निकाल सकते हैं, O2 का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करा हमने, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी। बैलेंस केमिकल रिएक्शन से पता चला कि जो 2 मोल C2H6 थे वो रिएक्ट कर रहे थे 7 मोल O2 से। अब ये तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग थे 2 मोल, लेकिन 1.5 ग्राम में कितने मोल थे वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। तो 2 मोल में इतने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 1/20 मोल में कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे, 7/40 मोल। ठीक,
अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, O2 के, और अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं तो आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाएं आप यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स O2 किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर मास किसका, O2 का। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास, 7/40। वेट आपको निकालना है O2 का, और मोलर मास होता है O2 का, एक ऑक्सीजन का 16 है तो O2 का क्या होगा 32। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 4 से डिवाइड करें आप, तो यह आ जाएगा आपका, अगर आप यहाँ से देखें तो 5W = 28, ठीक, और यहाँ से W आ जाएगा आपका 28/5, और जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा W आपका 5.6 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आ गया, O2 का भी मास आ गया, और जब आपके पास रिएक्टेंट के मास भी प्रेजेंट है और प्रोडक्ट का मास भी प्रेजेंट है, और आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ करना है, तो कैसे करोगे कि जो भी रिएक्टेंट है आपके, रिएक्टेंट क्या क्या है, C2H6 और O2, इनका मास किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के मास के। प्रोडक्ट में कौन कौन है, CO2 और H2O। तो कहने का मतलब ये है कि इधर का मास जो है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। सभी मास आपके पास इक्वल हैं, सॉरी सभी मास आपके पास प्रेजेंट हैं। आप सभी का एडिशन कीजिए और दोनों तरफ को देखिए कि मास इक्वल है या नहीं है। तो देखते हैं, तो ये इक्वेशन है आपकी, ये जिस इक्वेशन में प्रूफ करना है हमें। तो अगर आप रिएक्टेंट की बात करें तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है आपका, रिएक्टेंट में है आपके C2H6 और O2। C2H6 का मास है 1.5 ग्राम और O2 का मास कैलकुलेट का आया 5.6 ग्राम, तो आ जाएगा आपका 7.1 ग्राम। किसका मास है, रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट में कौन कौन है आपके पास, CO2 है और दूसरा क्या है, H2O। तो मास ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, तो जोड़ दो, दो प्रोडक्ट आपके पास है, एडिशन कर दें आप। एक है आपके पास 4.4 ग्राम और एक है आपके पास 2.7 ग्राम, यह आ जाएगा 7.1 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। तो क्या है इस बात का मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो मास ऑफ कंजर्वेशन जो लॉ है हमारा उसको ओबे करती है। ठीक है, तो हेंस दिस इक्वेशन ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, रिएक्शन ओबे करती है। ठीक है, ये पहला लॉ था हमारा। इसके बाद अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है उसमें क्या कहा गया है, जनरली स्टेटमेंट क्या है उसका। तो पहला हम एग्जांपल समझते हैं इसके। इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास कोई प्योर केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट हो, अगर कोई प्योर केमिकल कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट है तो जनरली जिन भी एलिमेंट्स को मिलकर बना है वो ऑलवेज सेम होंगे और एक फिक्स रेशो में प्रेजेंट होंगे। हमेशा क्या होंगे, वो सेम होंगे और फिक्स रेशो में प्रेजेंट रहेंगे वो। ठीक है, इसके बाद हम जो इसका सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या आप इसे बोल सकते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक, जनरली कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड हो उसमें ऑलवेज सेम एलिमेंट कंसिस्ट करते हैं विद अ फिक्स रेशो। ठीक है, जैसे सपोज अगर आपके पास वाटर है, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे आपके पास सी वाटर हो, या आप अपने घर से लेके आए हो, कहीं भी आपने वो प्रिपेयर किया हो, हमेशा वाटर
कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे और उनमें एक फिक्स रेशो 2:1 का ही होगा। ठीक है, जैसे टैप वाटर की बात करें उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा उसमें 2:1। ठीक है, और आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है उसमें भी H2O ही होगा, रेशो क्या है वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 है ना। आपके पास सी वाटर है उसका फॉर्मूला भी क्या होगा H2O, तो वहाँ पर भी रेशो क्या है 2:1 का है। तो आप कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें, ठीक है, ऑलवेज उसके जो एलिमेंट हैं वो सेम होंगे और एक फिक्स रेशो में प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर आप इस जनरली लोग दिया किसने है, तो जोसेफ प्राउस्ट के अकॉर्डिंग, प्राउस्ट के थ्रू ये दिया गया है। और अगर आप इस लॉ की बात करें, इसका स्टेटमेंट क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए प्योर केमिकल कंपाउंड, a pure chemical compound always consist same element in a fixed ratio। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर का एग्जाम्पल आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप का वाटर है, आपके पास टैप वाटर है, आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है ना, आपके पास सी वाटर है या आपके पास रेन वाटर है। ठीक है, तो कोई सा भी वाटर प्रेजेंट हो, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो ऑलवेज वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा H2O, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो कितना होगा 2:1 का। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर की बात करें उसका भी फॉर्मूला H2O ही होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा 2:1। सी वाटर में भी क्या होगा H2O फॉर्मूला होगा इसका और रेशो क्या होगा इसके एलिमेंट्स का 2:1 का। ऐसे ही अगर आप रेन वाटर की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा 2:1। तो कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया गया हो, ऑलवेज उसके सेम एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट में एक फिक्स रेशो प्रेजेंट होगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ये तो एग्जांपल था, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे समझाएंगे आपको कि किस तरीके से ये लॉ एप्लीकेबल होगा चीज़ों पर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। आपने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, सपोज एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, एक एक्सपेरिमेंट सेकंड है, और दोनों एक्सपेरिमेंट में आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रिपेयर किया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट मेथड यूज किए हैं आपने। ओके, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, प्रूफ करेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमेशा Mg और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और Mg और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो फिक्स रेशो होगा एक। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट है इस क्वेश्चन में। एक है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, उसमें क्या किया है हमने, हमारे पास 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विद ऑक्सीजन and formed 0.403 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में हमने ये डाटा लिया और उसके थ्रू क्या प्रिपेयर किया हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही हमने एक्सपेरिमेंट सेकंड किया। एक्सपेरिमेंट सेकंड में क्या किया हमने, इस बार 0.182 ग्राम मैग्नीशियम लिया, जिसको बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर जो फॉर्म्ड हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो हुआ है हमारा 0.302 ग्राम। ठीक, 0.302 ग्राम, और इसमें 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं हमने और दोनों में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये प्रूफ करेंगे कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाएं, हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड में
जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही होंगे, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो एक फिक्स रेशो होगा। ठीक है, तो देखते हैं, सोल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन देखें इसका। एक है आपके पास एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक है आपके पास एक्सपेरिमेंट सेकंड। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक आपने इसे यहीं लिख दें, इतने ग्राम ये बना था आपका, तो यहाँ पर ले आप मैग्नीशियम, इस कॉलम में लें आप ऑक्सीजन, और यहाँ पर इस कॉलम में लें आप मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या करा आपने, मैग्नीशियम लिया आपने 0.243 ग्राम, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है 0.403 ग्राम। तो मैग्नीशियम इतना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका इतना है। अगर आपको ऑक्सीजन निकालना है तो MgO में से आप Mg माइनस कर दें तो आएगा 0.160। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट सेकंड में आपने लिया है 0.182, ये लिया आपने 0.302। तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड में से अगर मैग्नीशियम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना। तो हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट थे और 2 एक्सपेरिमेंट का डाटा ये है आपके पास। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रेशो है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में और सेकंड में वो क्या है, सेम है। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जो रेशो है, मैग्नीशियम कितना है आपके पास 0.243 रेशो, और ऑक्सीजन कितना है आपके पास 0.160, तो यह आ जाएगा आपके पास 1.15 एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अगर आप एक्सपेरिमेंट सेकंड की बात करें तो एक्सपेरिमेंट सेकंड में क्या होगा, वही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशो आप निकालेंगे। मैग्नीशियम कितना है 0.182, ठीक, और आपका ऑक्सीजन कितना है 0.120, तो ये भी कितना आएगा 1.51। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रेशो यहाँ पर भी 1.51 आया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रेशो यहाँ पर भी 1.51 आया है। तो क्या प्रूफ होता है इससे कि आप किसी केमिकल के किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड को किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें, ऑलवेज उसके एलिमेंट का जो रेशो है वो एक फिक्स रेशो होगा। ठीक है, ये था हमारा सेकंड लॉ, केमिकल लॉ। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड लॉ है हमारा, तो थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और जनरली ये जो लॉ दिया गया था वो दिया गया था हमारा जॉन डाल्टन के थ्रू। जॉन डाल्टन स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का वो देखते हैं पहले। ठीक है, तो पहले आप इसे नॉर्मली समझें। जैसे सपोज आपके पास कोई 2 एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है, और दोनों कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, 1 और मोर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे सपोज एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है AB, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है AB2, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ आपका A2B3, एक कंपाउंड बना आपका A2B4। तो अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होकर मोर देन 1 कंपाउंड का फॉर्मेशन करें तो इसमें होता है क्या है, एक एलिमेंट के मास को तो फिक्स रखते हैं और उसके फिक्स रखे जो दूसरे एलिमेंट का मास है उसका जो रेशो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशो होना चाहिए। ठीक है, वही लो है, ये जो लो है यही चीज़ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम यहाँ पर, व्हेन 2 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस लो when 2 elements are combined and formed more than one compound then the masses of one element which combine with a fixed ratio to the other elements
bears a simple whole number ratio, bears simple whole number ratio। ठीक, तो ये स्टेटमेंट था जनरली मल्टीपल ऑपरेशन का, दिया किसके थ्रू है, जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, अब इसके एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करते हैं हम। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये हमारे पास प्रेजेंट हैं, और नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड हमारे पास होते हैं, सबको डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। जैसे नाइट्रोजन का जो पहला ऑक्साइड है वो है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड NO, उसके बाद आता है हमारा N2O, फिर आता है हमारा फिर आता है हमारा NO2, इसके बाद है N2O3, N2O5। ठीक, अब यहाँ पे एक कॉलम में लेंगे हम मास ऑफ नाइट्रोजन, और ये ऑक्साइड्स थे जनरली ऑक्सीजन के, है ना, और इस कॉलम में लेंगे हम यहाँ मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप, ये NO के बारे में बात करेंगे, NO2, N2O3 और ये दिस। ठीक, तो नाइट्रोजन का मास कितना है 14 भाई, NO में नाइट्रोजन कितना है 14, ऑक्सीजन कितना है 16। ऐसे ही N2O में कितना होगा, ये नाइट्रोजन होगा 28 क्योंकि नाइट्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन कितना होगा 16। NO2 में कितना होगा, ये नाइट्रोजन 14 और ये होगा हमारा 32। ठीक, इसके बाद N2O3 में होगा हमारा ये 28 और ये होगा हमारा 48 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 28 और ये होगा हमारा 80। ठीक, तो ये सबसे ऊपर लिख लेते हैं हम यहाँ N2O और ये हो जाएगा हमारा NO, थोड़ा सा रेशो ठीक आ जाएगा हमारा यहाँ, ये होगा जैसे 28 और ये कितना होगा 16 और ये हो जाएगा हमारा 14 और ये होगा हमारा 16। ठीक, तो अब यहाँ पर एक के मास को तो हम फिक्स कर लेंगे, यहाँ पर एक के मास को तो फिक्स कर लेंगे, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। अब इसमें एक के मास को तो हम फिक्स कर लेंगे यहाँ पर, जैसे नाइट्रोजन का मास हम फिक्स कर लेंगे, तो हमें 14 फिक्स करना है, नाइट्रोजन का मास 14 है, तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप 2 बार काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ 14 ऑलरेडी है पहले से ही, यहाँ भी 14 करेंगे तो 2 बार कटेगा, तो 14 आ जाएगा, तो ये भी 2 बार होगा 24। ये 14 ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या है 28 है, तो 2 बार काटेंगे तो 14, इसे भी कितनी बार काटेंगे आप 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का मास आपने फिक्स कर लिया, यहाँ पर भी 14 है, इसमें भी 14 है, तो जितने भी आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड है आपने एक का मास क्या कर लिया है फिक्स। तो जो दूसरे का मास है उसमें रेशो कैसा होगा, एक सिंपल रेशो होगा। देखो कैसे, यहाँ पर चीज़ें क्या आएंगी आपकी, तो यहाँ पर कितना मास है 8, 16, 24, 32 और 40, तो 8 रेशो 16 रेशो 24 रेशो 32 रेशो 40, तो रेशो कितना आ जाएगा 1:2, 2:2, 3:2, 4:5। तो अगर आपने एक का मास फिक्स कर दिया तो जो दूसरा एलिमेंट का मास होगा उसमें रेशो क्या होगा, एक सिंपल रेशो प्रेजेंट होगा। कैसा रेशो प्रेजेंट होगा, सिंपल। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल जो लॉज हैं, 4th लॉ की बात करेंगे, जनरली है क्या वो। ठीक है, तो जो 4th लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, तो बात करते हैं उसकी। 4th लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, इस लॉ में क्या है, जैसे सपोज आपके पास 3 एलिमेंट हैं और उसमें एक का मास आपने फिक्स कर दिया है। जैसे सपोज आप पहले से समझ लें, बाद में इसका स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे एक एलिमेंट है आपके पास ए, जिसका मास क्या कर दिया आपने फिक्स, और एक बी एलिमेंट है और एक सी है। तो इस लॉ में कहा गया है कि जब ये दोनों एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो ये 2 एलिमेंट का जो रेशो होगा, ठीक है, और
वो क्या होगा, इसके साथ क्या करेगा वो रेशो एक सिंपल रेशो में प्रेजेंट होगा। जैसे हम यहाँ बात कर सकते हैं, जैसे सपोज ए और बी ने यहाँ पर रिएक्शन करी और कोई कंपाउंड बनाया, तो यहाँ पर जो मास ऑफ ए और मास ऑफ बी का जो रेशो होगा, ऐसे ही यहाँ मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सी का जो रेशो होगा, वो रेशो जब ये दोनों ही खुद कंबाइन करेंगे, मतलब इनका जो मास का रेशो होगा एम सी अपॉन एम बी के या तो सेम होगा या उसके मल्टीपल में होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर हम कि जो एम ए, ये वाला जो ए और बी की रिएक्शन हुई है, एम ए और एम बी और एम ए अपॉन एम सी का जो रेशो है वो या तो इस रेशो के से सेम होगा या उसके मल्टीपल में होगा। एन क्या है, कोई होल नंबर है ना, हमारा कोई होल नंबर। क्या कहा मैंने कि हमारे पास कोई 3 एलिमेंट थे जिसमें एक का मास क्या कर लिया आपने फिक्स, और ये 2 एलिमेंट है। तो जब ए और बी कंबाइन होंगे तो इनके मासेस का रेशो एम ए अपॉन एम बी होगा। जब ए और सी कंबाइन होंगे तो इनका रेशो क्या होगा, एम ए अपॉन एम सी। और जब बी और सी खुद कंबाइन होंगे तो इनका रेशो होगा एम सी अपॉन एम बी। तो ये जो खुद कंबाइन होने का जो रेशो है और जो डिफरेंट कंबाइन हो रहे हैं, ये इनका जो रेशो है वो इस रेशो के या तो सेम होगा या उसके मल्टीपल में होगा। ये एक्सप्लेन करता है आपका, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट की बात करते हैं जनरली कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है क्या और किस टाइप का स्टेटमेंट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two element combine with a fixed mass of third element, when two element combine with a fixed mass of third element, then the ratio in which they do so will same or same multiple ratio of the ratio in which they themselves combine, in which they themselves combine. अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे सपोज आपके पास हमारे पास एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक सल्फर है। हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया है, इसका मास क्या है, फिक्स। ऑक्सीजन का मास है फिक्स। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, CO2, और जब सल्फर ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, SO2, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब ऑक्सीजन का मास तो यहाँ पर फिक्स है, तो जो यहाँ से कार्बन का रेशो आएगा, या आप ये बोल सकते हैं जैसे आप कार्बन पहला रेशो निकालेंगे आप, कार्बन रेशो सल्फर किसमें, इन CO2 एंड SO2। CO2 और SO2 में किसका रेशो निकालेंगे आप, कार्बन और सल्फर का। तो कार्बन कितना है यहाँ पर 12 है और सल्फर कितना है 32। तो यहाँ पर कार्बन सल्फर का जो रेशो आएगा वो आएगा 12:32। ये कितना आ जाएगा आपका 3:8। तो ये तो वो रेशो हुआ जब इन्होंने सेपरेटली कंबाइन किया, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ सेपरेटली कंबाइन किया और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से कार्बन सल्फर का रेशो कितना आया 3:8। एक रेशो हम बोलेंगे जब कार्बन और सल्फर खुद ही कंबाइन करेंगे, मतलब क्या बनाएंगे जब कार्बन सल्फर कंबाइन होगा, CH2। तो व्हेन कार्बन एंड सल्फर themselves combine, तब रेशो क्या होगा कार्बन सल्फर का। तो जब कार्बन और सल्फर themselves कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, CH2। तो कार्बन कितना है हमारे पास 12
और H2 कितना होगा 64। तो ये होगा हमारा रेशो 12:64 और ये आ जाएगा हमारा 3:16। तो ये जो रेशो आया है, जब उसने दैमसेल्फ कंबाइन किया है, तो जो ये जो रेशो है, इस रेशो के या तो वो सेम आएगा या उसका मल्टीपल होगा, सेम मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लो ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है क्या, एक बार दोबारा समझ लें। 3 एलिमेंट लेंगे आप, एक एलिमेंट का मास फिक्स रखेंगे, ठीक, और जो 2 एलिमेंट होंगे यहाँ पर, जब ये सेपरेटली कंबाइन करेंगे तो इनसे रेशो निकालोगे आप। जैसे यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ सेपरेटली कंबाइन किया तो CO2 बना, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ सेपरेटली कंबाइन किया SO2 बना। तो कार्बन सल्फर का रेशो निकाले, यहाँ पर कितना है 3:8। और एक वो रेशो जब कार्बन और सल्फर क्या करेंगे, खुद कंबाइन होंगे, तो वहाँ से रेशो कितना निकल गया 3:16। तो जो ये रेशो है और जो ये रेशो है, या तो वो एग्जैक्टली सेम आएगा या सेम मल्टीपल होगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 5th लो। ठीक है, और 5th लो है हमारा गैलुसेक लो। तो जनरली गैलुसेक लो है क्या, वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली बात, जो गैलुसेक लो है हमारा, वो गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट के लिए ही है जनरली। ठीक, तो 5th लो है हमारा गैलुसेक लो। ठीक, इसमें क्या है आपका कि जब गैसियस सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो गैसियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो एक सिंपल रेशो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके स्टेटमेंट की अगर आप बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when gaseous substrate react to each other, जब क्या होंगे गैसियस सबस्ट्रेट रिएक्ट करेंगे आपस में, तो और फॉर्म्ड क्या करेंगे वो गैसियस प्रोडक्ट ही, एंड फॉर्म्ड gaseous product then the ratio in volume of reactant and product are present in simple whole number ratio, provided all volume measurement at same temperature and pressure, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई हमारे पास हाइड्रोजन गैस है 2 लीटर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस 1 लीटर प्रेजेंट है, और उससे फॉर्म हो रही है H2O वेपर्स 2 लीटर। तो जो उनमें रेशो होगा वो एक सिंपल रेशो प्रेजेंट होगा। मतलब हम बोल सकते हैं जैसे हमारे पास H2 कितनी है 2 लीटर प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है 1 लीटर है, और यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है हमारा H2O। ठीक है, जो क्या है वाटर वेपर्स में है। किस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है वो वाटर वेपर्स में। ठीक, तो यहाँ पे आप 2 लगाओगे, यहाँ पर भी 2 लगाओगे आप, और यहाँ पे क्या लगाओगे आप, सॉरी। ठीक, तो यहाँ पर जो रेशो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H, ये सभी क्या हैं गैसियस में है। हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है,
और जो H2O है वो वेपर्स वाटर वेपर्स मतलब गैसियस फॉर्म में ही है। तो यहाँ पर जो रेशो है यहाँ पर 2:1:2 का, ठीक है, एक सिंपल रेशो है। अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं जनरली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे हमें कोई क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास 100 ml CH4 है, 100 ml CH4 कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ। तो 100 ml CH4 कंबाइन विद ऑक्सीजन and formed CO2 and H2O. Then calculate required volume of O2 and formed volume of CO2 ठीक। तो देखते हैं किस तरीके से सोल्व होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो CH4 है, जो आपका CH4 है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, O2 के। जो आपका CH4 है वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर रहा है वो CO2 और H2O, ठीक। बैलेंस कीजिए इसे, तो यहाँ लगा दोगे आप 2 और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे आप 2। ये H2O लिक्विड स्टेट में है, CO2 यहाँ पर गैसियस स्टेट में है, O2 भी गैसियस स्टेट में है और CH4 भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो अगर आप रेशो की बात करें तो रेशो CH4 O2 और CO2 में जो रेशो है यहाँ पर जो रेशो है वो कितने हैं, क्या है 1:2:1 का। तो मतलब अगर हमारे पास क्या है 100 ml CH4 प्रेजेंट है, 100 ml कितनी CH4 प्रेजेंट है तो O2 कितनी होगी, रेशो क्या है इनका 1:2 का। तो अगर ये 100 ml है तो O2 कितनी होगी हमारी 200 ml। ऐसे ही CH4 और CO2 में रेशो क्या है 1:1 का। अगर CH4 100 ml है तो CO2 भी कितनी होगी 100 ml। तो इस रेशो से आप रिक्वायर्ड वॉल्यूम या फॉर्म्ड वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। शर्त कंडीशन ये है कि जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो किस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एवोगैड्रो लॉ की। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है हमारा, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट लॉ की, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लास्ट लॉ है हमारा वो है एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। वो क्या एक्सप्लेन करता है जनरली, एवोगैड्रो लॉ है हमारा कि अगर आप सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करें तो किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम कंटेन करता है आपका इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। अगर आपके पास दो गैसेस प्रेजेंट हैं, सपोज एक आपके पास O2 गैस है, 100 ml O2 है और उसके मोलिक्यूल है आपके पास X, ठीक। तो अगर आप 100 ml N2 की बात करें तो उसमें भी कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, X मोलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे। उसी लॉ को एक्सप्लेन करता है जनरली। तो बात करते हैं हम यहाँ पर लास्ट लॉ, जो कॉम्बिनेशन के लॉज हैं उनका लास्ट लॉ है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। इसमें क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा यहाँ पर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, the equal volume of all gases contain equal number of molecule, equal number of molecule। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम हो तो इक्वल गैस
का जो वॉल्यूम है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करता है। जैसे सपोज आपके पास किसी वेजल में, ये वेजल है हमारे पास कोई, और इस वेजल में हमारे पास 100 ml O2 गैस प्रेजेंट है, और इस O2 गैस के पास X मॉलिक्यूल हैं, X मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और हमारे पास कोई दूसरा वेजल है और उसमें हमारे पास 100 ml N2 गैस प्रेजेंट है, ठीक। तो इसमें भी कितने मॉलिक्यूल होंगे? X मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे। अगर सपोज कोई नेक्स्ट वेजल है आपके पास, उसमें आपने वॉल्यूम क्या कर दिया, 50 ml अगर वॉल्यूम हो गया, 50 ml आपके पास CH4 गैस है, तो जिस रेशो में हम वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं उसी रेशो में मॉलिक्यूल भी डिक्रीज हो जाता है। आपने वॉल्यूम क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे आपके, हाफ। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे आपके, इसमें मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट होंगे, X/2। ऐसे ही आप अगर आगे बात करें, हम कहने लगे कि भाई 100 ml में हमारे इतने ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, 100 ml N2 में X मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट थे, और आप बात करने लगे कि 200 ml O2 में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो आपने जिस रेशो में वॉल्यूम बढ़ाया है उसी रेशो में वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, तो वो मॉलिक्यूल भी कितने होंगे आपके पास, 2X मॉलिक्यूल। आप कहने लगे कि 50 ml CH4 में कितने होंगे, तो कितने प्रेजेंट होंगे, X/2 मॉलिक्यूल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जनरली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस।